जी, मैं नवज्योति शर्मा आप सभी को आज की सुबह की अलार्म मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन वाक़ई हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम एक ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटी या मेरे हम सभी के मेंटर गुरुजी के माध्यम से आज हमें मीटिंग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वाक़ई में आज कहना पड़ेगा कि आज हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो आज हम हमारे बीच में गुरुजी हैं, गुरुजी को मैं स्टेज पे ज़ूम पैनल पे बुलाने से पहले 2-3-4 आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहला रिक्वेस्ट कि आप हम सभी शोर-शराबे से दूर रहें और दूसरा नंबर पे हम जहाँ पे हमारा मोबाइल नेटवर्क प्रॉपर मिलता है, वहीं पे बैठें और ज़्यादा मैं गुरुजी के आप हमारे और गुरुजी के बीच में बाधा ना बनते हुए, मैं गुरुजी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले ही गुरुजी को बुलाऊँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा जी सर। वेलकम सर। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू। हमारे नवज्योति जी बड़ी दमदार एंकरिंग करके गए अभी, बधाई हो सर। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लगातार इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहुत ही दमदार लीडर हैं नवज्योति जी। नमस्कार सभी साथियों को। जी गुरुजी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। खुद इस बिजनेस में किस तरह से कामयाबी ले सकते हैं और लोगों को किस तरह से ज्यादा बता सकते हैं, तो मैं तीसरा सर से रिक्वेस्ट करूंगा। तीसरा सर, आज हम लोग बताने वाले हैं सेप्स ऑफ बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, और आप लोगों को ये बता करके आए कि सेप्स ऑफ बिजनेस लोगों को क्यों करना चाहिए, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, सेप्स ऑफ बिजनेस क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या फायदे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पे कैसे लेकर के आ सकते हैं। और आज की मीटिंग की पहली और दूसरी स्लाइड क्लियर करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जिनको हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बोला था कि मैं अपने लीडरों को निकालना चाहता हूं, सबके सब स्टेज पर आए, परफॉर्मेंस दें, अपनी अपनी, सबको मौका मिल रहा है। तो आप लोगों को ये मौका मिला हुआ है कि आप लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दमदार तरीके से दें। तो जो भी ट्रेनिंग में जो भी बात हो रही है, शायद ऐसा हो सकता है इस बार आपको सुनना पड़े, लेकिन अगली बार आपको बोलना पड़े। तो जो भी बात होती है, जैसे भी बात होती है, उनको अच्छी तरह से समझ करके, सीख करके आपको रखना है अपने पास, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, और उसके बाद में ट्रेनिंग में जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी बोलना पड़ेगा। तो पहली स्लाइड मैं क्लियर करता हूं। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सब लोगों की मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। वाकई में आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा, कारण तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा, आज हम सब लोग अगर बैठे हुए हैं एक छत के नीचे, एक पैनल के नीचे, और अपनी जिंदगी को आगे किस तरह से लेकर के जाना है उनके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो परमपिता परमेश्वर की वजह से ही हो रहा है ये सारी की सारी चीजें। और मैं चाहता हूं दिल की गहराइयों से, जिस भी रूम में आप मानते हैं उस परमपिता परमेश्वर को, उसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ऊपर वाले की जिंदगी, ऊपर वाले के बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। कभी भी हम लोग बस भगवान से शिकायत करते हैं कि आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे वो क्यों नहीं दिया, मुझे वो क्यों नहीं दिया, मुझे वो क्यों नहीं दिया, उस व्यक्ति को अमीर क्यों बना दिया, मुझे गरीब क्यों बना दिया। हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन एक बात समझ लो कि उस ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ बात नजरिए की है। हमारा नजरिया उस चीज को नहीं पहचान पा रहा है।
उसने हमें इतना बड़ा प्रकाश दिया। तो जो कमरे में रोशनी करने के लिए हमें बिजली का बिल पे करना पड़ता है, घर में रोशनी करने के लिए हमें बिजली का बिल पे करना पड़ता है, लेकिन हमारी जिंदगी में जहां भी हम जाते हैं, हमने कभी दिन में जाकर के टॉर्च नहीं जलाई, हमने कभी दिन में जाकर के लाइट नहीं जलाई, लेकिन उसने इतना बड़ा हमें प्रकाश दिया है। हमने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने या हमारे किसी भी रिश्तेदार ने उसका बिल पे नहीं किया होगा। और सोचो भगवान अपना इतना बड़ा सोलर प्लांट का अगर बिल दे दे तो क्या होगा। तीर्थराज सर के यहाँ आ जाए 500 करोड़ का बिल, तीर्थराज सर, समझ रहे हैं ना। तो जो सीता मैम की आप 500 करोड़ का बिल दे दे, बाकी के जितने भी आप सब लोग अपने अपने समझ के देख लो कि आपके पास आ जाए, प्रेम सर के घर पे आ जाए, शारदा मैम के घर पे आ जाए, या तुम्हारे दादाजी तक जा रहे भाई लाओ। तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर आ रही है। आ रही है। 500 करोड़ का बिल आ जाए तो क्या होगा। जो 10 पुश्तों नहीं दे करके हैं, पिछले 10 पुश्तों ने नहीं दिया, सबने यूज किया है, समझ रहे। तो उस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान आपने हमें अपनी जिंदगी में इतना अच्छा प्रकाश दिया। विटामिन डी कंटिन्यू लेते रहते हैं हम लोग, पानी भी परमानेंट दिया। हमारे नगर निगम वाले पानी भेज देते हैं और उसके बाद में बिल भी भेज देते हैं महीने में, लेकिन उस ऊपर वाले ने कभी भी हमें बिल नहीं भेजा। वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन जब जाती है तो 1 लाख रुपए 1 घंटे का, 1.5 लाख रुपए 1 घंटे का, इस तरह से जाता है। लेकिन भगवान ने पूरा सिलेंडर, पूरा वायुमंडल हमें दे रखा है, लो भाई कौन सी चाहिए बताओ, हम अपनी मर्जी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो इस चीज के लिए हमें ऊपर वाले का धन्यवाद देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीर्थरा सर। नेक्स्ट करें सर। और आज के हमारे ट्रेनर हैं, आज की हमारी ट्रेनिंग देने के लिए मैं चाहता हूं आप लोगों ने जोरदार तालियों से इनवाइट करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर तीसरा सर ऑन द जूम पैनल। वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, आपने इतने अच्छे तरीके से मौका दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरी आवाज प्रॉपर आ पा रही है? जी आ रही है। बिल्कुल धन्यवाद। हाँ अब हो गया सेट, ठीक है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम राज गौतम है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं। और बात करें आज जो भी हम हैं और जिस भी लेवल पे हम पहुंचे हैं और जो भी आज हम बोल पा रहे हैं, इसका सारा का श्रेय हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीजेंड, हमारे महागुरु जी श्री सुमित सर को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत से उंगली पकड़ के यहाँ तक चलना सिखाया है। अगर सर नहीं होते और सर उंगली नहीं पकड़ते तो पता नहीं हम कहाँ होते और कहाँ रहते, इसका कोई अनुमान नहीं होता। लेकिन सर ने हमें यहाँ तक पहुंचा है तो सारा का सारा श्रेय सर का है। तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियों से सर का अभिवादन किया जाए। तो धन्यवाद सर, आज मुझे आपने टॉपिक क्लियर करने को दिया है, व्हाई सेफ शॉप। सेफ शॉप को हम क्यों करें और सेफ शॉप को करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कहा जाता है कि सबसे पहले किसी भी को काम को करना है तो 2 प्रश्न सामने आते हैं। एक प्रश्न ये है कि व्हाई, इस काम को मैं क्यों करूं, और दूसरा प्रश्न आता है हाउ, मैं इस काम को कैसे करूं। कभी भी हम काम करते हैं यही 2 प्रश्न सामने आते हैं, और लगभग लोग क्या करते हैं, ये व्हाई को छोड़कर वो जाते हैं हाउ की तरफ। अगर हम देखेंगे, अगर किसी से व्यक्ति से भी, हम यहाँ पैनल में लगभग मेरे हिसाब से अभी 70 समथिंग लोग दिख रहे हैं, तो एक स्क्रीन में 2-2 3-3 भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 100-150 लोग हम बैठे हुए हैं। तो अगर पूछा जाए या हम फील्ड में भी किसी से पूछे कि भैया कुछ भी काम को करना है तो क्यों जरूरी है या कैसे जरूरी है, ये जानना जरूरी है, तो इनमें से क्या चूज करेंगे, तो ज्यादातर लोग पूछते हैं किसी भी काम को क्यों करें, इसकी अपेक्षा कैसे करें ये जरूरी है। लेकिन ये दुनिया के ऐसे करते हैं तो इसीलिए लोग सफल नहीं हो पाते हैं।
लेकिन आप देखिए सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है वाई हमारे जीवन में 95% जरूरी है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, और हाउ मात्र 5% जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। क्यों? आपको पता होगा जो भी मिस्त्री मकान बनाता है उसको पता है कि मकान कैसे बनाया जाता है, लेकिन उसका घर देखिए खुद का। और कई सारे मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग करने वाले हैं, या हवाई जहाज बनाने वाले हैं, स्कूटर बाइक कार बनाने वाले हैं उनको ये पता है कि कार कैसे बनाया जाता है, मोबाइल कैसे बनाया जाता है, घर कैसे बनाया जाता है, पता उनको है, लेकिन क्या उनके पास होता है? नो। लेकिन जिनको पता है कि मेरे पास स्कूटर क्यों होना जरूरी है, कार क्यों होना जरूरी है, घर क्यों होना जरूरी है, अगर जिसको पता है उसके पास घर होता है, नहीं होता है? आप देखिए जिसको पता है कि मुझे क्यों बनाना है, क्या मुझे बच्चों को आंधी तूफान बारिश से बचाना है, एक आशियाना अच्छा होना चाहिए, तो उसके पास घर है, उसका वाई क्लियर है। तो वाई क्लियर हो गया तो हाउ बनाने वाले कई सारे लोग आ जाते हैं। जिसको पता है कि मुझे मोबाइल क्यों चाहिए तो एप्पल का लेगा, चाहे कोई भी कंपनी का लेगा व्यक्ति अरेंज करके, लेकिन उसको पता है कि स्पीड क्या है इस लैपटॉप की, इस मोबाइल की स्पीड क्या है। तो हमारे जीवन में जो 95% भूमिका निभाती है किसी भी काम को करने से पहले, मैं इस काम को क्यों करूं, क्योंकि जितने भी जीवन में समस्या आएंगी उस समस्या का जो सामना करने की जो ताकत है वो देगा वाई। क्योंकि हमारे नेटवर्क में या हमारे जानने में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ उनको आता है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। कारण क्या? उनका वाई क्लियर नहीं होता। तो बोले सर गोल बनाते हैं, बोले मुझे पता है, बताओ सर, बोले नहीं 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 मेरे मन में है, तो फिर सफलता नहीं मिलती है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक हम नहीं बनाएंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और बात करें सेफ शो को, हम सेफ शो को ही क्यों करें? क्योंकि कई सारे सिस्टम है करने के लिए और बहुत सारे काम है करने के लिए, तो मैं सेफ शॉप ही क्यों करूं? उसके पीछे का आप रीजन देख सकते हैं। सबसे पहला रीजन है न्यूनतम निवेश। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप किसी और फील्ड में काम करते हैं, मान लेते हैं एक दुकान भी आप खोलते हैं, कम से कम 2-4 लाख रुपए चाहिए, 2-4 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए कम से कम। छोटे छोटा दुकान भी खोलते हैं तो अगर आप सेफ शॉप में आते हैं तो मुझे बताइए कितना जाता है? पैसा दिया, सामान मिल गया। मुझे घड़ी चाहिए थी, मैंने पैसा दिया, मुझे घड़ी मिल गई। मुझे कोट पैंट चाहिए था, मान लीजिए मेरी बहन की शादी थी तो मुझे कोट पैंट खरीदना ही था, तो मैं मार्केट से लेता तो भी कम से कम 10-15 हजार का पड़ता। जैसे अभी ग्रासिम का है, अगर यही हम मार्केट से लेते हैं तो 10-15 हजार रुपए पड़ते हैं, लेकिन हमने सेफ शॉप से लिया, आईडी भी बन गई और पैसे का प्रोडक्ट भी मिल गया। तो पैसा कुछ लगा क्या? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, लगा कुछ नहीं, और सारा का सारा मेंटेनेंस वो कंपनी कर रही है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हमने कोई दुकान भी खोला छोटे छोटा, तो सारा का सारा मेंटेनेंस हमें करना है और लाखों और करोड़ों का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। सुबह से लेकर रात तक हमें टाइम देना पड़ेगा और जिंदगी भर हमें अकेले ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी दुकान को हमने खोला है अगर मालिक ना रहे तो काम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमें बिल्कुल निवेश बोला जाए तो मात्र बहुत कम है। और बात आती है प्रमाण पत्र की, न्यूनतम प्रमाण पत्र। अगर हम बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं या हम ज्वाइन हुए हैं तो हमें क्या दिया? एक मात्र आधार कार्ड और एक मात्र पैन कार्ड। और मुझे लगता है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड तो है ही, और बैंक अकाउंट चाहिए। और बैंक अकाउंट, आधार कार्ड पैन कार्ड है तो बैंक कार्ड स्वाभाविक है, बैंक अकाउंट। तो बस बैंक अकाउंट इसलिए आपके अकाउंट में पैसा आए, आधार कार्ड पैन कार्ड इसलिए आपका केवाईसी क्लियर हो। लेकिन अगर सेफ शॉप से इतर, मतलब सेफ शॉप के अलावा अगर कहीं पे भी हम काम करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, पता नहीं क्या 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 क्या, जमीन के कागज, बिजली बिल, पानी बिल, दादाजी का बिल, पता नहीं क्या क्या बिल चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चाहिए क्या? नो। अब बात आती है कोई कर्मचारी नहीं रखना पड़ता हमें यहाँ पर, एक भी व्यक्ति हमारा कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। और आप एक दुकान भी खोलते अगर 5-10 लाख रुपए लगाकर, तो कम से कम 2-3 लोगों को काम करने के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति 2-4 लाख रुपए लगाए हुआ दुकान को अकेले नहीं संभाल सकता। 20-30-40 हजार वाला दुकान तो व्यक्ति अकेले संभाल लेगा, जो छोटा सा परचूनी की दुकान है वो तो संभाल सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा दुकान खोलेगा तो फिर
अकेले वो नहीं संभाल सकता, 2-4 कर्मचारी को रखना पड़ता है। फिर उनको चाहे लॉकडाउन हो, चाहे सैलरी आप पैसा आए चाहे ना आए, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उनको सैलरी हर मंथ देनी ही पड़ती है। लेकिन बात करें सेफ शॉप की, यहाँ हमारा कोई भी कर्मचारी नहीं है, यहाँ हमारे सारे के सारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं, सारे के सारे बिजनेस पार्टनर हैं। तो कोई भी हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है। आज स्टार्टिंग में भले वो कम जानते हो, लेकिन बाद में कुछ समय जब सीख जाते तो हमसे भी परफेक्ट वक्ता निकलते हैं, परफेक्ट नेटवर्कर निकलते हैं, परफेक्ट लीडर निकलते हैं। तो सारे के सारे एज क्या है यहाँ पर, एज बिजनेस पार्टनर ज्वाइन होते हैं, IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप से ज्वाइन होते हैं, ना कि कोई कर्मचारी है। और नेक्स्ट है हमारा, ना ही कोई यहाँ पर बॉस है, कोई किसी का बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का मालिक नहीं है, सब एक दूसरे के पार्टनर हैं। और एक हिसाब से देखा जाए तो परिवार है हमारा, ये हमारा क्या है, ना कोई कर्मचारी है ना कोई मालिक है, हमारे एक हिसाब से देखा जाए तो घर में हमारे 4 लोग होते हैं, 4 लोगों का परिवार, हमारा बड़ा परिवार है, हजारों लाखों लोगों का परिवार है। तो परिवार है ये, अगर हम परिवार मान के काम करते हैं बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो साथियों, अगर हम बाहर क्षेत्र में काम करते हैं तो आप मालिक बनते हैं और छोटी छोटी चीजों में आप अपने आप को जताते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, हमारे सुमित सर को देखिए, हजारों का नेटवर्क है, लेकिन फिर भी सर हमें समय देते हैं। हमारे महागुरु सत्यवीर सर का देखिए आप, 30-35 हजार से ज्यादा का नेटवर्क है, फिर भी हमें समय देते हैं। और पर्सनल जो फ्रेशर लेवल के व्यक्ति हैं, अगर उनके अंदर कुछ लीडरशिप दिखती है तो सर पर्सनल कॉल करते हैं उन्हें। यस या नो, आप में से कई सारे लोगों के पास कॉल आया भी होगा सर का। Yes. रणवीर सर का देख सकते हैं, महागुरु जी जसवीर सर का देख सकते हैं, आज वो क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हैं, कम से कम 12-15 लाख लोगों का नेटवर्क उनके डाउन में है। लेकिन फिर भी अगर आज बात करें, अगर कोई फ्रेशर भी कॉल करता है, फिर भी सर विनम्र होकर बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, हम एक दूसरे के सहायक हैं और एक दूसरे के मददगार हैं। और बात करें, कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि बाहर फील्ड में हम काम करते हैं, अगर नौकरी भी कर लेते हैं या दुकान भी खोल लेते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे दुकानदारों का लाखों रुपए का प्रोडक्ट खराब हुआ है, खराब हो गए, कई सारी चीजें खराब हो गई हैं। लेकिन हमारे सेफ शॉप में हमने काम किया, हमारा जोखिम क्या है, ना तो हमारा कोई ऑफिस खोलने की आवश्यकता, सारा कंपनी ने व्यवस्था किया हुआ है, ना ही हमारा कुछ जा रहा है, पैसा दिया प्रोडक्ट मिल गया, जहां बैठ के वही ऑफिस हो गया। अभी जूम में हम बैठ गए तो यही हमारा ऑफिस, आपके घर में आके मीटिंग हो रही है वही हमारा ऑफिस, किसी प्रोस्पेक्ट के घर में जाके बैठ रहे हैं हमारा वही ऑफिस। अब बताइए, ना महीने का खर्चा किराया किसी का जा रहा है, ना कुछ जा रहा है, आराम से बैठे हैं, कुछ लॉस हो रहा है क्या हमारा? No. ऑलरेडी ऑन प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कोई भी एक ऐसा बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात सेफ शॉप के अलावा कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। लेकिन हमारे सेफ शॉप में 1% का रिस्क नहीं है और 1% का लॉस नहीं है। ओनली जितना भी, अगर आपका 250 रुपए का भी चेक आया है आपके अकाउंट में, तो वो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि पैसा दिया मैंने घड़ी लिया, पैसा दिया मैंने घड़ी लिया, काम बराबर, कंपनी में कुछ नहीं रहा, क्योंकि पैसा दिया हमने, दुकान से मोबाइल भी तो लिया था। तो मोबाइल लेने पर हमें कोई भी कुछ नहीं मिला था दुकानदार से, लेकिन सेफ शॉप से भी हमें कुछ नहीं, प्रोडक्ट दिया, हिसाब किताब बराबर, लेकिन उसके बाद अगर 250 रुपया आया है तो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन दुकान में अगर आपको दोबारा 250 कमाना है तो दोबारा से आपको सामान बेचना पड़ेगा। तो साथियों, हमारे यहाँ पर कुछ भी हमारा जोखिम नहीं हो रहा है। और बात करते हैं घर से किया जाने वाला कार्य, क्योंकि साथियों सबसे फ्लेक्सिबल जो कार्य है, जो काम है, वो सेफ शॉप नेटवर्क मार्केटिंग ही है, क्योंकि और काम आप घर बैठे बैठे नहीं कर सकते, या जहां पर है आप वहां पर नहीं कर सकते हैं। किसी के वर्क फ्रॉम होम होता है तो घर से वो काम करने वाले होते हैं, लेकिन उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो कहीं पर भी जाके काम कर सके ऐसा नहीं होता। हम बस में भी चल रहे हैं तो काम होता ही नहीं होता, हम ट्रेन में चल रहे हैं तो काम होता नहीं होता, कहीं पर भी जा रखे हो, यहाँ तक कि हम शादी में जा रखे हो, चाहे किसी के भगवान के पास जाने के बाद जब हम जाते हैं ना, उसमें भी जा रखे हो, तो वहां पर भी काम हो रहा होता है। भाई ये दुनिया बड़ा बेरहम है, उस समय क्या होते हैं, उसे कहते हैं मरकट वैराग्य, सब बेरहम है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तब आप डायलॉग मार सकते हैं, बोले लाए क्या था, लेके क्या गया, लोग डायलॉग मारते हैं, तो आप बोल सकते हैं लेके कुछ नहीं आया था और लेके कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन सर
ये मायने रखता है कि छोड़ के क्या गया है, छोड़ के क्या गया है ये मायने रखता है। हमारे देखिए आप विवेकानंद जी को छोड़ के क्या गए ये मायने रखता है। धीरूभाई अंबानी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन छोड़ के क्या गए ये मायने रखता है। हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है रिलायंस कंपनी। ऐसी यस छोड़ के क्या गया ये मायने रख सकता है। आप वहां पर भी डायलॉग मार सकते हैं और वहां से भी आप क्या उठा सकते हैं, डीडी। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आपका काम ना हो सके इस दुनिया में और इस क्षेत्र में। हर जगह जाके आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कोई ऐसा काम है जो जिसे हम हर जगह कर सकें? नो। है कोई No. आपकी दृष्टि में? No. बिल्कुल। नो नो और बात यहाँ पर देखिए, स्वनिर्धारित समय से किया जाने वाला कार्य, क्योंकि हमारा जो सेफ शॉप है 24/7 24/7। पहले मैं देखता था लिखा हुआ रहता था बैंकों के ऊपर या उसमें, तो मुझे ये नहीं पता था 24/7 क्या होता है। तो बाद में पता चला 24 घंटे 7 दिन। 24 अर्थात 24 घंटे और 7 अर्थात 7 दिन। हमारा काम निरंतर चलता है, नित्य निरंतर। तो हमें बताइए जब भी हम फ्री है तब टाइम दे सकते नहीं दे सकते? कोई बोलता है सर मैं रात को 8 बजे के बाद फ्री होता हूँ, तो कोई बात नहीं, रात को 8 बजे के बाद टाइम दीजिए। कोई बोलते हैं सर मेरी जो ड्यूटी है वो सुबह 11 बजे से लगती है, तो मेरे पास 11 बजे तक का समय है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 11 बजे तक का समय दीजिए। कोई बोलते हैं सर मेरे पास केवल संडे का टाइम बचता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप संडे का ही टाइम दीजिए। जब भी आप फ्री हो वो टाइम आप दीजिए, और जैसे आप वो समय देंगे तो आप में से किसी का नॉइज आ रहा है, आप माइक म्यूट करेंगे? तो जब भी आप फ्री हो तब आप समय दे सकते हैं, यस या नो? लेकिन साथियों अगर हम अपने काम के साथ साथ अगर हम पार्ट टाइम काम भी करना चाह रहे हैं कहीं पर, तो उसका भी टाइम फिक्स होता है। जैसे कई सारे स्टूडेंट मॉल में काम करते हैं, जैसे आप लोग कहीं बार गए होंगे, आपने भी देखा होगा, क्योंकि हम और सुमित सर जब हम गए थे इस विषय में हमने विशेष संशोधन किया था। तो जो स्टूडेंट है वो दिन भर कॉलेज जाते हैं और शाम के समय मॉल में वर्क करते हैं, उनका भी टाइम फिक्स होता है, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। फिक्स है तो फिक्स है, टाइम चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा जो सेफ शॉप का टाइम है आप कभी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कभी भी और कहीं भी किया जाए, यस या नो? और नेक्स्ट जो बात आती है, 8वां जो नंबर है वो है दोहराने की प्रणाली अर्थात डुप्लीकेशन। और जगह अगर आप मालिक हैं तो आप ही मालिक रहेंगे, दूसरा मालिक नहीं बनेगा। अगर आप परफेक्ट हैं तो दूसरे को परफेक्ट नहीं बनाएंगे, वही रहे आप ही रहेंगे, वो नहीं बन सकता और वो आपको कॉपी नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन एक ही हो सकता, दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? सचिन तेंदुलकर एक ही हो सकता है, दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हमारे नहीं हो सुमित सर हैं जैसे, उनके पास इतना ज्ञान का भंडार, इतने किताब सर पढ़ते हैं। अगर किताब की सर ने फोटो भी भेजी थी एक बार, सर की हाइट इतनी है लेकिन किताब की हाइट उससे ऊपर है। तो सर ने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, तो क्या सर से प्रेरणा लेके हम उतनी किताबें पढ़ सकते हैं, यस या नो? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो सर को हम Yes, डुप्लीकेट sir. कर सकते हैं। सर Yes. एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, सर हमें सिखा रहे हैं, अगर हम भी सीख जाए सर की तरह। और यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में एक अंतर है बाहर की अपेक्षा। बाहर के फील्ड में आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे महारथी होंगे, मतलब कि सक्सेस फील्ड पे हैं, तो क्या वो व्यक्ति या हम भी क्या पूरा ज्ञान देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों कहा जाता है बाहर के फील्ड में गुरु अपने से 1% कम ही ज्ञान देता है, अपने बराबर या अपने से ज्ञान ज्यादा देता नहीं है। कारण क्या है? अगर अपने से ज्यादा ज्ञान दे दिया तो वो डाउन हो जाएगा। अगर मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं किसी को, तो मैं पूरा जितना आता है उतना नहीं सिखाऊंगा, मैं अपने से कम ही सिखाऊंगा, क्योंकि वो शिष्य बना रहे जिंदगी भर और मुझसे कम ही रहे, मेरे से ऊपर न जाए। हर क्षेत्र में चाहे कोई बिजनेस करता है चाहे कुछ भी करता है, तो व्यक्ति क्या करते अपने से कम ही उनको सिखाते हैं, ज्यादा कभी नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये है, अगर आपको 1% आता है तो आप प्रयास करते हो वीडियो देख के चाहे किताब पढ़ के हो, मैं अपने से 2% ज्यादा सिखा पाऊं। अगर आपको 10 चीजें आती है, आप प्रयास करते हो मैं 11 से 12 चीजें सिखाऊं। मुझे जितनी अगर मुझे ट्रेनिंग देने आती है तो मैं प्रयास करूंगा मुझसे ज्यादा ट्रेनिंग देने आपको आए। अगर मुझे अगर टेक्नोलॉजी चलाना आ रहा है मुझे,
तो मैं प्रयास करूंगा मेरी टीम में मुझसे ज्यादा अच्छे लोग आए और उनको मैं ज्यादा अच्छे से सिखा पाऊं। चाहे हम A to Z, हमारे सुमित सर अपने आप को जितना आता है उससे ज्यादा सर हमें बिठा बिठा के सिखाते हैं। तो ऐसा किसी भी दुनिया के दूसरे फील्ड में है ही नहीं। क्या कोई चाहता है कि मुझसे आगे कोई बढ़े? कोई नहीं चाहता। लेकिन ये सेफ शॉप का जो हमारा कार्य है, ये दोहराने योग्य प्रणाली है और दोहराया जाता है और दोहराने के लिए प्रणाली प्रेरित करते हैं और दोहराने से ही ये डुप्लीकेट होता है। और नेक्स्ट है कर लाभ। यहाँ पर हमें टैक्स का बेनिफिट होता है। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्यादा इधर का टैक्स उधर का टैक्स कुछ नहीं देना है। हमें बिल्कुल यहाँ से सीधा सीधा आपका पैसा आता है और उस पैसे में भी आप देख सकते हैं 5% टीडीएस कटता है। और उस टीडीएस को भी अगर जिसका 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम है सालाना, जब आप आईटीआर भरते हैं वो पैसा भी आपके अकाउंट में आता है। अगर आपका 1000 का चेक बना है और आपके अकाउंट में 950 रुपए आए हैं, जिसका पैन कार्ड लगा है, जिसका नहीं लगा है तो वो तो क्या बोलते हैं कि 20% सीधा करता है। लेकिन अगर वो पैन कार्ड लगाया हुआ है, क्योंकि पैन कार्ड तो लगभग सबका बना है, नहीं बना है तो बना के लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने हमें दे रखा है फायदा, तो फायदा दिया है तो उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। तो 5% हमारा टीडीएस करता है, 950 रुपए का चेक आएगा। लेकिन साल भर का अगर आप किसी सीए से या किसी वकील से अगर आप अपना वो करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका जो टैक्स है वो कटा हुआ आपके वापिस आ जाता है। और नेक्स्ट है कोई उधार नहीं। यहाँ पे किसी का कोई उधारी का काम नहीं है। जो भी है सारा का सारा लेन देन है। पहले पैसा जाता है फिर सामान आता है, पहले पैसा जाता है फिर सामान आता है, पहले पैसा जाता है फिर सामान आता है। तो कभी भी कोई उधारी नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बहुत आसानी से और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया है और मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें सर ने बताया है कि सर ने हमें बताया कि किस विषय में हम आगे बढ़ सकते हैं, इस बताने के लिए हमें सर ने मौका दिया है। क्योंकि हम जितना भी हमने बोला है और जो भी हम सीखे वो सारा का सारा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुमित शर्मा सर को जाता है। उनके गाइडलाइन में रहकर ही हमने सीखा है। तो जितना भी अच्छा चीज लगा है वो सिस्टम और हमारे ग्रेट अपलाइनों का है। और जितना भी इधर उधर का ऐसा लगा हो कि मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया हो वो मेरा है। कोई नहीं, अगली बार में उसका संशोधन हो जाएगा। तो आइए पुनः जोरदार तालियों के साथ आप सभी कैमरा ऑन करें और जोरदार तालियों के साथ हम पुनः अभिवादित करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से अपना पहला स्लाइड और दूसरा स्लाइड को अच्छी तरह से निभाया। सर ने बताया कि हमें सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना चाहिए। 10 ऐसे पॉइंट बताए सर ने जिसकी वजह से हम सेफ शॉप बिजनेस करें और लोगों को जाकर के बताएं। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अगर आप फील्ड में जाकर के 10 इन पॉइंटों को बताएंगे कि सर ये 10 पॉइंट हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो सामने वाला व्यक्ति कोई भी आएगा समझने के बाद में आपको बोलेगा सर आपने मेरी आंखें खोल दी और अब बताओ मुझे क्या करना है। तो ये फॉलोअप वाली चीजें हैं 10 सर ने जो बताई अभी। साथियों अभी हमारी अगली स्लाइड क्लियर होनी है और अगली स्लाइड क्लियर करने के लिए हमारे बीच में एक और दमदार लीडर है जो इस स्लाइड को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। और मैं तीरसा सर से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। तीरसा सर जी गुरु जी, नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के आए आप। सर ट्रेंड के बारे में अगर देखा जाए तो सर ने मास्टरी हासिल की है ट्रेंड के ऊपर बताने के लिए और इस चीज के मास्टर है वो। और मैं चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनको इनवाइट किया जाना चाहिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर संदीप कुमार जी अलीगढ़ से ऑन द जूम पैनल। थैंक यू। मेरा बॉस आ रहा है आप सभी लोगों को? यस सर। आ रहा है सर, बोलिए। जी सर आ रहे हैं। यस सर आ रहा है। साथियों नमस्कार। नमस्कार। नाम मेरा संदीप है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं बहुत लकी हूं। मेरे मेंटर्स और मेरे साथियों के बीच में मुझे आमंत्रित किया गया है
और मैं उन मेंटर्स का लकी हूँ और मेरे साथियों का भी लकी हूँ जो मुझे समय दे रहे हैं और इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। और मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करूंगा। बात है, मुझे टॉपिक दिया गया ट्रेंड्स को लेकर, चलन का। एक व्यक्ति इस दुनिया में जब कोई भी काम करता है तो आप देखो वो लोग आगे जाते हैं जो लोग वक्त के अनुसार चलते हैं, समय के साथ साथ चलते हैं। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो लोग जो मेहनत तो करते हैं, काम करते हैं, लेकिन समय के बाद करते हैं जब कोई भी इंडस्ट्रीज अपने आप एक मूवमेंट पे आ जाती है, वो इंडस्ट्रीज एक बड़े स्वाब पे होती है। कुछ लोग तब समझते हैं और कुछ लोग उसको समय से पहले समझ लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय से पहले समझ लेता है वो व्यक्ति बहुत टॉप पे चला जाता है, और जो व्यक्ति वक्त के जब उसका बूम करती है वो इंडस्ट्रीज और उसको समझता है, वो व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं उसमें उतना बड़ा नहीं कर पाता जितना वो करना चाहता है। तो यहाँ ट्रेंड्स दिया गया है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, तो आज आप लोगों को वाई क्लियर हो पाएगा कि हम इस बिजनेस के अलावा हमारे माइंड में और बहुत सारे बिजनेस के विचार चलते हैं, लेकिन ये बिजनेस और बिजनेस से सर्वश्रेष्ठ क्यों है, और जिंदगी में वक्त के अनुसार भी जब हम काम को कर रहे हैं तो समय के अनुसार भी ये जरूरी क्यों है। तो हम लोग तथ्य और फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, आप लोगों से घुमाव वाली बात नहीं करेंगे। तो यह एक ट्रेंड दिया गया है 1950 में, 1950 में एक वक्त आया था प्लास्टिक का, और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस रहती है। ये दुनिया का एक रेशियो है कि 95% लोग किसी भी नई चीज का विरोध करते हैं और 5% लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। 95% लोगों ने उस पर विरोध किया, पता नहीं ये क्या है, कैसे होने वाला है, क्या होगा इसका, और तरह तरह का इसके प्रति विरोध किया करते थे। लोग बोला करते थे कि प्लास्टिक को अगर हम अपने संपर्क में लेके आते हैं तो हमारे ब्लड को सुखाती है, ये प्लास्टिक के साथ में अगर हम इसको जलाते हैं तो फिर ये लोगों के लिए टीबी और कैंसर का रोग बनाती है। और उन लोगों ने तरह तरह का विरोध किया। सिर्फ इस दुनिया के अंदर 5% लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्टेशन करते हैं किसी भी एक्शन को लेके। उन्होंने काम किया और काम करते चले गए, और धीरे धीरे देखा गया। मैं आज आपसे जानना चाह रहा हूं, आज आप बताइए दुनिया में किसका घर ऐसा है जिसके घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना होता हो? सारे लोग ऐसे हैं जिसके घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। यस सर। और आज 99% चीजें हमारे घर में प्लास्टिक से निर्मित होती है, चाहे हमारे बॉडी के अगर पार्ट्स में भी देखा जाए तो, अगर जैसे बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को दिल का छेद हो जाता है तो आज तो वो ब्लड के बीचों बीच वो बाल डाला जाता है। क्या आज खून नहीं सोखता होगा वो? लेकिन क्या था कि लोग समझ नहीं पाते थे। एक वक्त और आया इस इंडस्ट्री से आगे, नेक्स्ट सर, 1960 का, और 1960 में एक ट्रेंड आया ऑयल का। लोगों के यहां भी नकारात्मक वही व्यवहार रहे, तरह तरह की लोग बातें करते थे कि ये ऐसा नहीं होने वाला, ये बहुत बेकार चीजें हैं, हमें नुकसान करेंगी, हार्मलेस है। तो 95% लोग उस बात के साथ विरोध किया और सिर्फ 5% लोगों ने स्वीकार किया। आप लोगों ने देखा होगा उस समय पेट्रोल पंप नहीं हुआ करती थी, लोग बड़ी बड़ी छोटे छोटे टीपों और कनस्तरों में भर भर के लोग गांव से या फिर सिटियों से बाहर उस ऑयल का काम किया करते थे। और लोग बोला करते थे कि इससे तो आग लग जाएगी, किसी ने पी लिया तो उसकी आंतें भ्रष्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, फट जाएंगी, वो व्यक्ति बहुत दिक्कत में आ जाएगा, और हमारे बच्चे ने इसको छू लिया तो आग लगा दिया, पूरा सिटी जल जाएगा या पूरा गांव जल जाएगा, इसलिए आप इससे दूर रहिए। लेकिन वही वाली बात थी कि 5% लोग तो मानेंगे नहीं। कुछ तो लोग जिद्दी होते हैं, कुछ लोग तो मूडी होते हैं, वो मानते थोड़ी है, वो तो करके दिखाते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि आगे चल के हो सकता है ऐसा, और उन्होंने काम किया और वो काम करते चले गए। मैं आज आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह, या इंडिया की भी मैं बात कर लूं, ऐसी कौन सी जगह जिस सिटी के अंदर एक नहीं सैकड़ों पेट्रोल पंप ना हो? आज वो पेट्रोल पंपें बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी जगह बनी हुई है, और क्या आज लोग नहीं उड़ेंगे? क्या आज वो पेट्रोल लोगों के लिए नुकसान नहीं करेगा? बात वही थी, सिर्फ लोगों के माइंड को सेट करने की थी, बात वही थी, लोगों की जरूरत पे काम करने की जरूरत थी, और उन लोगों ने किया ऑयल पे। और आज देखो, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन के आ गई। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बन गई है, धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम पंप। ये बड़े बड़े लोग जो पीपो कनस्तरों में काम करते थे, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन सिद्धांत है, जो 5% लोग विरोध करते हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों की जिंदगी भर के लिए गुलाम बनते हैं। आज वही लोग या उनके बच्चे आज 8,000 में 10,000 में उन्हीं पेट्रोल पंपों पे काम करने के लिए भटकते हैं। ये शनो है या नहीं है सर?
उसके बाद एक और ट्रेंड आया 1970 के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये बड़ा ही खूबसूरत ट्रेंड था लोगों के लिए, ऐसा ट्रेंड था लोग अपने पैर बंद करके कहीं भी किसी भी जगह यात्रा कर सकते हैं। और लोग बोलते थे, लोग भरोसा करते थे सिर्फ पैरों से चलकर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा व्हीकल बनाया गया जो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ हम बैठ के सफर कर सकते हैं। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ। उस समय कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटी की शादी में भी अगर कोई वाहन भी दे दिया करता था तो लोग बोला करते थे अपनी बेटी के लिए ये शादी तो कर रहा है लेकिन दामाद के लिए अर्थी का सामान साथ में भेज रहा है, इससे पता नहीं क्या होने वाला है। और लोग उस समय तरह तरह का विरोध भी किया करते थे। जब ट्रेन का समय चला तो लोगों को बिठा के वहां बोला गया आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, लेकिन लोगों ने उस समय भी विरोध किया और वहां बंदरों को बैठ के प्रैक्टिकल करवाया गया। तो एक वक्त था उस समय, लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार किया, वही वाली 5% वाली बात काम किया। और आप देखिए एक व्यक्ति ने जिस समय कार से स्टार्ट कर ली थी या फिर एक बाइक से स्टार्ट किया था या फिर एक बस से स्टार्ट किया था, आज उस व्यक्ति के ट्रेवल्स बने हुए हैं। जिन लोगों ने मोटरसाइकिल बनाना या कार बनाना स्टार्ट कर दी थे, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। मारुति सुजुकी है, जैगुआर है, ऑडी है, रेंज रोवर है, रोल्स रॉयस है। आज ये लोग उतने आगे हैं कि एक व्यक्ति साधारण सोच भी नहीं सकता इनके बारे में। आज ये व्यक्ति इतना कमा लेते हैं, ये अपनी जिंदगी में इतना कमा नहीं सकते, दूसरा लोग व्यक्ति सोच नहीं सकते। लेकिन इन लोगों ने 5% लोगों के साथ काम किया और काम करने के साथ आगे बढ़े और आज ये लोग बहुत टॉप पे। एक और ट्रेंड आया 1980 के अंदर कंप्यूटर्स का। का एक ट्रेंड आया 1980 में कंप्यूटर का। और कंप्यूटर से लोग नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दिया करते थे। और हमारे देश के मुखिया को राजीव गांधी जी लेके आए थे, उसको भी बोला करते थे हमने पता नहीं कैसा जनता का रक्षक चुना है, कैसा हमने देश का नेता चुना है। और ये नेता तो ऐसा है कि एक मशीन ऐसी लेके आ रहा है जो 100 लोगों का काम करेगी, तो हम कहीं ना कहीं बेरोजगार के शिकार होंगे, हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब कोई सिस्टम दुनिया में लागू किया जाता है तो 3 चीजें व्यक्ति की सेव करता है, टाइम, एनर्जी और मनी। और तीनों की तीनों चीजें सेव हुई इस कंप्यूटर से। लोग उस समय विरोध करते थे और लोगों ने, एक व्यक्ति ने उस समय कंप्यूटर पे उंगली रखना सीख लिया था और आज देखा जाए वो अच्छे बड़ी से बड़ी सैलरी ले रहा है, लाखों की इनकम को कमा रहा है। और इन लोगों ने काम किया, उसी इंडस्ट्री से टॉप लेवल पे निकल के आए बिल गेट्स। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने काम किया और कुछ लोगों ने एक्सेप्टेशन किया और ये लोग करते रहे। तो आज देखो कंप्यूटर की इंडस्ट्री बहुत टॉप पे गई। लेकिन आज 2010 से पहले जिन लोगों ने बीटेक किया, एमटेक किया, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, उन लोगों को कंपनियों ने घर से उठाया। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति इन सारे डिग्री डिप्लोमे को लगा भी लेता है तो आज वो 8,000 10,000 से ज्यादा की किसी की इंडस्ट्री में नहीं, आज परेशान है। बहुत सारे लोग तो बीटेक एमटेक नाम रख के चाट भंडारों पे भी लगा रहे हैं। तो क्या हुआ था, जब एक इंडस्ट्री बूम करती है तो फिर अपने स्वाप पे आती है, लोग तब करते हैं तब पीछे रह जाते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट करने वाले आगे चले जाते हैं। एक नेक्स्ट और ट्रेंड आया 1990 के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आई। और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ने अपने आप में इतना बड़ा सवाल लेके आया, लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अनबिलीवेबल काम करके दिखा दिया। लोगों को लगता था लोग हवा में बात नहीं कर पाएंगे, लोगों को लगता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 1990 के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री आई जहां लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि लोग हवा में भी बात कर सकते हैं, लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से एक व्यक्ति को बात कर सकते हैं। और वहां एचटीटीपी शो का भी टाइम आया। कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो बोलते थे कि इससे ब्लड सूख जाता है, आपका इससे कैंसर भी हो जाएगा, ये फट जाएगा तो आप वहां बम की तरह विस्फोट हो सकता है, तो आपकी जिंदगी नष्ट हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने स्वीकार किया। उस समय एक बुजुर्ग आदमी अपने घर पे बड़ा सा एंटीना लगवा के और वहां बैठ जाया करता था, उधर से कॉल आती थी तो भी पैसा लिया करता था, और इधर से व्यक्ति कोई कॉल करता था तो भी पैसा लिया करता था। एक इंसान अगर एचटीटीपी इश्यू लेके भी बैठ जाता तो शाम तक 4 से 5 हजार रुपए लेके जाया करता था। लेकिन वही वाली बात है, 5% और 95 वाली परसेंट वाली बात, वो लोग लगे रहे। तो आज देखो बड़ी बड़ी जो उसके नेटवर्क के मालिक बन गए, वोडाफोन, यूनिनॉर, आइडिया, एयरटेल और जियो। आप देखो ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया।
लेकिन आज कोई व्यक्ति इस पे काम कर लेता है। तो आज देखो, अगर कोई एक नेटवर्क भी अपना खुद का बना ले नया, तो आज नहीं चलने वाला। जियो ने सबकी मार ऐसी लगा रखी है कि आज लोग ध्वस्त कर रखे हैं। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति एचटीटीपीसी में करोड़ों रुपए लगा ले, आप देखेंगे सुबह से शाम तक बैठा रहेगा, एक कॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज ही अपने सेवाल पे, अपने स्वाप पे, और हर एक व्यक्ति के हाथ में, हर एक व्यक्ति के जेब में एक सेल फोन है या नहीं है? तो आज एचटीटीपीसी का अभी वो टाइम जा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया था वो टॉप पे गए। एक और ट्रेंड आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का सेक्टर आया। आईटी के सेक्टर में जिन लोगों ने मेहनत किया, काम किया, कुछ लोग उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने काम किया और मेहनत किया, वो आगे गए। आप देखते होंगे गेमिंग का टाइम आया था, और बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के छोड़ छोड़ के वो गेमिंग के अंदर जा रहे थे। जो व्यक्ति गेम बनाया करता था, उस व्यक्ति का नाम इतना बड़ा हो गया क्योंकि 2000 के बाद गेम का सिस्टम ज्यादा आया था। और जिन लोगों ने मेहनत किया, उस समय काम किया, और वो काम करते चले गए, और आज वो बहुत बड़े टॉप लेवल पे, आप किसी को भी देख सकते हैं। उसी इंडस्ट्री से कई सारे लोग निकल के आए जिन्होंने मेहनत की, काम किया। आज गेमिंग के अंदर एक व्यक्ति अगर काम करता था 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के पैकेज पे जाया करता था। एक व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर देता, सॉफ्टवेयर का भी टाइम इसी समय ज्यादा आया था। एक व्यक्ति एक नया सॉफ्टवेयर भी बना देता था, वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे चला जाता था। लेकिन आज कोई व्यक्ति गेमिंग के अंदर जाता है, तो आज आप देखो छोटे छोटे बच्चे कोडिंग और डिकोडिंग करके आज गेम को बना रहे हैं। तो आज वो बड़ा स्वभाव नहीं है, लेकिन एक समय था जब व्यक्ति जाते थे किसी इंडस्ट्री का, एक टाइम होता है, एक पीक टाइम होता है, वो व्यक्ति जाता है तो वो टॉप पे जाता है। एक और इंडस्ट्रीज है, नेक्स्ट सर। दो 2011 में नेटवर्किंग का समय दिया गया है, और लेकिन इसमें ही 2010 में एक और ट्रेंड आया था। अभी जो चलन नेटवर्किंग का 2020 में सही पीक टाइम, जिस पीक टाइम में हम लोग हैं, लेकिन 2010 में एक ट्रेंड और आया था जिसको डिजिटल वे से बोला गया था। जिस तरीके से आपने देखा होगा, अमेजॉन, मिंत्रा, ओला, उबर, रामदेव बाबा, इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया। और इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, सबसे पैसे वाले हैं या नहीं ये लोग? है ना? सबसे टॉप लेवल पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ये लोग? और इन लोगों ने काम किया तो दुनिया में सबसे महारथी बन के आए। लेकिन अभी 2020 चल रहा है, और 2020 के गेम में हम सभी लोग हैं, और 2020 में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है। दोस्त, लोग तो वही वाले हैं 95% और 5% विरोध आज भी आप लोगों के, हम लोगों के साथ होता है। 95% लोग वही बात को बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसके साथ मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, वही 5% लोग एक्सेप्ट करके मेहनत करेंगे, काम करेंगे। आने वाला समय 2030 2025 के बाद ऐसा होने वाला है कि आने वाले समय में जो लोग आपके साथ विरोध कर रहे हैं, और जब आप अपनी गाड़ियां ले लेके, जब आपके पास बड़े बड़े अचीवमेंट होंगे, जब आप इनके सामने से गुजरा करेंगे, तो ये लोग अपने बच्चों से कहा करेंगे, बेटा हमारी तो समझ में नहीं आई, ये हमारी तो उम्र गुजर गई, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा काम सौंप के जा रहे हैं, आप इस काम को दिल लगा के और मेहनत लगा के करना। जिस तरीके से आज बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को नौकरी की सलाह देके जाते हैं। तो आज हमें एक बहुत ही बड़े और बहुत ही एक अच्छे ट्रेंड में उसमें है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, जिसका टर्नओवर भी $178 बिलियन है, और इसका इतने बराबर का टर्नओवर किसी भी और इंडस्ट्रीज का नहीं है। तो साथियों, बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे सेक्टर में है। मुझे जो ट्रेंड का ऑप्शन मिला था, जो टॉपिक मिला था, मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा। और मैं लकी हूं, मुझे बहुत ही आप लोगों ने शांतिपूर्वक और शानदार तरीके से सुना। मैं आप लोगों का ऋणी हूं, आप लोगों ने मुझे समय दिया है, आप लोगों ने सबसे पहले मुझे भरोसा भी दिया है, और मैं आप लोगों की जोरदार और गड़गड़ाहट तालियों के साथ मैं उन व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहूंगा जिनकी वजह से मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में बोलने का। मैं आपकी जोरदार और गड़गड़ाहट तालियों के साथ दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित सर ऑन द पैनल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस टॉपिक को क्लियर किया है कि अगर हम समय के हिसाब से चलते हैं, तो समय के हिसाब से चलने वाले जिन जिन लोगों ने वक्त के हिसाब से काम किया, वो बहुत बड़े लेवल पे गए, और अगर हम समय के हिसाब से चलते हैं तो हम भी बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। आज नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है दोस्तों,
लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सब लोग समझ गए। अगले 3 से 4 साल बस इसी ट्रेन में बैठे रहना है। अभी सोच करके देखना, अगर आप जहाँ पे आप रहते हैं वहां से अगर दिल्ली जाना है और ट्रेन में आपको बैठना है, तो ट्रेन में बहुत सारे ऐसे स्टेशन आते हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है, यस और नो? और ट्रेन तो रुकती है, बहुत सारे लोग वहां पे उतरते भी हैं ट्रेन से और बहुत सारे लोग वहां से चढ़ते भी हैं। लेकिन अगर हमें अपने स्थान से दिल्ली जाना है तो क्या हमें बीच में उतरना है या बैठे रहना है, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने अपलाइन के साथ कंटिन्यू बैठे रहो, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। सर ने बताया नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेंड में हम लोग आ चुके हैं, और जिन जिन लोगों ने हमसे पहले इसमें कदम रखा, आज की डेट में आप देखते हो करोड़ों रुपए साल का पैकेज पे हैं वो लोग। आज की डेट में सेफशॉप कंपनी 2 करोड़ 8 लाख रुपए साल का दे रही है, और इतना बड़ा पैकेज किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। आईआईटी करने वाले लोग, आईटी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं जो करोड़ों के पैकेज पे जाता है। लेकिन सोच कर देखो उसमें पैसा कितना खर्च करना होता है। क्या 10,000 12,000 15,000 से कोई स्टूडेंट आईटी क्वालिफाई कर सकता है? नो। कभी नहीं कर सकता। सबसे पहले उसे कोटा जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, वहां पे 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की एजुकेशन लेता है, ट्यूशन पढ़ता है। कोटा में जाकर के लोग रिश्वत भी दे रहे हैं कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। 20 लाख रुपए देने के बाद में तब जाकर के कोई गारंटी भी नहीं होती कि वहां पे जाकर के उसका सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा आईटी में। वो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ अकेले मेहनत नहीं करते, जैसे जैसे आपका टीम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपका काम कम हो जाता है और पैसा आपका बढ़ता चला जाता है। और सिर्फ 3 से 4 साल काम करके डायमंड बनना और फिर उसके बाद में करोड़ों रुपए के पैकेज पे पहुंचना, आप यहाँ से करोड़ों रुपए के पैकेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, लोगों को तुरंत के तुरंत चाहिए। ये जो बिजनेस है ये एक लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस है। 6 महीने की सोच के साथ कभी मत करना, 1 साल की सोच के साथ कभी मत करना। इस बिजनेस को कम से कम 3 से 4 साल तो करना ही करना है। और 3 से 4 साल काम करने के बाद में आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां आ जाएंगी। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, लेडीज हमारे साथ काम कर रही हैं। आज बिजनेस आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मैं 2 मिनट का टाइम सीता मैम से भी लेना चाहता हूँ। सीता मैम स्क्रीन पर आए। सीता मैम ने अपने पिछले 1 वीक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि सीता मैम ने कैसे कैसे काम किया है और क्या परफॉर्मेंस दी है। तो प्लीज वेलकम सीता मैम ऑन द जूम पैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर कि आपने मुझे लोगों के समक्ष बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये बताना चाहती हूँ सर कि जैसे मैं काम की अगर मैं बात करूँ तो बोला जाता है ना, बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन है जो सिर्फ फोन में ना काम करे, जो सिर्फ ऑफलाइन काम ना करे। यहाँ तक कि मैं बर्थडे पार्टी में भी जाती हूँ तब भी मैं, चाहे लेडीज लोग हैं, लेडीज लोगों को स्किन से बहुत प्यार है, अपने बालों से बहुत प्यार है, तो मैं वहां पर जाकर भी अपने क्रीम का, सेफ शॉप की क्रीम का, मैं वहां पर बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन देती हूँ। फेस वॉश है, चाहे अपना टूथपेस्ट है, मैं वहां जाके, मैं किसी से मिलने गई हूँ, अच्छा प्लान करने गई हूँ, कोई बोलता है अच्छा प्लान तो सही है, सोच के बताएंगे, तो मैं कहती हूँ अच्छा सोचने तक ठीक है, हम एक आध सामान ऑर्डर कर लेते हैं। तो पिछले ही हफ्ते मैंने कम से कम भी 10 केजी सर्फ का मैंने ऑर्डर लिया है, 4 से 5 पीस का मैंने क्रीम का ऑर्डर लिया है, 5 या 6 मैंने फेस वॉश का ऑर्डर लिया है। तो कहने का मतलब ये है सर कि हम लोग कहीं पर भी जाएं, ये लोगों का बिजनेस है। अगर हम लोगों के बिजनेस में ही जा रहे हैं और लोगों को ही बता रहे हैं कि और अच्छी चीज भी दे रहे हैं, और अच्छी चीज देके हमें भी फायदा हो रहा है और सामने वाला भी सेटिस्फाइड है, तो वहां पे लोग भी खुश, हम भी खुश। तो मैं ऐसे करती हूँ सर। बाकी यहीं पे विराम देना चाहूंगी अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी ने मतलब की चीज नहीं बताई, कैशबैक कितना मिला ये तो बता दो। सर कैशबैक भी बताना पड़ेगा? जी
मैंने पिछले ही वीक में जब मैंने अपनी CCC कंप्लीट करी तो 8,000 समथिंग का मैंने इसमें ऑर्डर लिया है और 8,000 का मैंने सामान खरीदा है, तो मुझे 1,400 रुपए का कैशबैक मिला है। और दूसरी चीज, इसी 8,000 के सामान में मैंने कम से कम भी अपनी अर्निंग अगर मैं बात बताऊं तो इसमें मेरा 15,000 तक का इसमें मेरा बेनिफिट हो जाएगा। वो अंदर की बात है, वो मैं सर को बताऊंगी बस। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच सर। आज का बिजनेस इतना आसान हो गया है कि अगर आप लोग अपनी आईडी पे कोई भी सामान परचेज करते हैं तो सबसे पहली चीज तो कंपनी कैशबैक दे रही है, समझ रहे हैं ना जी। अभी मैडम जी ने 1,400 रुपए कैशबैक लिया और 1,400 रुपए कमाने के लिए मैडम जी को 6 DD लगाना पड़ता, 100 बिजनेस वॉल्यूम वाला, जी। समझ रहे हैं। उसके बाद में मैडम जी ने जाकर के अभी बताया कि 15,000 कमा लेंगी, तो SSP पे खरीद करके MRP पे देना और इतना सारा पैसा कमाना। आप खुद सोच कर देखो, मैडम जी अपनी स्कूटी का खर्चा तो वैसे ही निकाल सकती हैं और जो पैसा कमा रही हैं अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उससे हाथ नहीं लगाएंगी, उससे अपनी कार भी परचेज कर लेंगी, तो कम समय में बड़ा अचीवमेंट हो सकता है यहाँ से, है ना। तो आप लोग भी अपनी अपनी आईडी पे मंगा करके ऑर्डर लेकर के अपनी आईडी से मंगा लो, जिससे आपका कैशबैक भी मिल जाएगा। आज के हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, चाय पत्ती है, हर एक व्यक्ति को जरूरत है, सरफ है, देसी घी कितना जबरदस्त आया है। जी। उसके अलावा